वक्त थोड़ा धीरे चलता है यहाँ। एक पहाड़ी गांव की खामोश कहानी। उसका नाम न तो गांव के लोगों को याद था, न ही जरूरत थी जानने की। बस इतना कहा जाता था, शहर से आया है, कुछ लिखता पढ़ता है। सितंबर की शुरुआत थी। पहाड़ों में हल्की सर्दी आने लगी थी और सूरज की रोशनी अब ज्यादा देर नहीं टिकती थी। वो आया था एक पुराने बैग और दो किताबों के साथ। एक में सफ़े खाली थे, दूसरी में कुछ पुराने नोट्स। गांव का नाम था चांसरी। ज्यादा कुछ नहीं था वहां। एक चाय की दुकान, एक लकड़ी का पुल, एक स्कूल जिसमें हर क्लास की खिड़की से बादल दिखते थे। पहले दिन जब वो वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसने मोबाइल स्विच ऑफ किया था, जैसे कोई शोर से भाग आया हो, या शायद खुद से मिलने। गांव के लोग सीधे थे, ज्यादा पूछते नहीं थे, लेकिन सब देख लेते थे। रामू काका, जो हर सुबह अपने खच्चर के साथ गांव से नीचे बाजार जाता था, शांता दी, जो हर दोपहर अपने आंगन में अचार सुखाती थी, और सबसे छोटी बच्ची गुड़िया, जो उसके कमरे के बाहर रोज छोटे छोटे पत्थर जमा करती थी। कभी कभी गांव के बच्चे उसके घर की सीढ़ियों पर बैठ जाते थे। भैया, आप लेखक हो क्या? आपका घर बहुत चुप रहता है। आप डरते नहीं क्या अकेले? वो हंस देता, क्योंकि डर अब शहर में पीछे छूट गया था। हर सुबह वो बाहर बैठकर चाय पीता था, मिट्टी के प्याले में, लकड़ी की कुर्सी पर, और सामने वो पहाड़ जो हर दिन कुछ नया दिखाते थे। पहाड़ों में वक़्त की चाल धीमी थी। यहाँ दोपहर का मतलब एक झपकी था, और शाम का मतलब धुएं से भरे चूल्हों की खुशबू और दूर से आती ढोलक की आवाज़ी। वो अब ज्यादा नहीं लिखता था, बस देखता था कैसे बूढ़ा बिशन लाल अपने पौधों से बातें करता था, कैसे स्कूल की मास्टरनी हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती थी, और कैसे वो खुद अब बोलने से ज्यादा सुनने लगा था। एक दिन उसे गांव की पोस्ट ऑफिस से एक चिट्ठी मिली, शहर से। कोई पुराना दोस्त था शायद, जो पूछ रहा था, कब लौटोगे? यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। वो चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराया, फिर धीरे से लिखा, यहाँ भी बहुत कुछ बदल रहा है, पर धीरे, और शायद सही दिशा में। उसने चिट्ठी जवाब में भेज दी, बिना जल्दी के, क्योंकि अब उसे जल्दी की आदत नहीं रही थी। गांव में उसका कोई परिवार नहीं था, फिर भी जब वो बाजार जाता तो रामू काका चुपचाप उसका बैग उठा लेते। जब वो देर रात तक बैठा रहता तो शांता दी दाल भात भेज देती। एक दिन शांता दी ने कहा, लौटने का मन नहीं करता क्या? उसने कहा, कहीं गया ही कब था जो लौटूं? वो अब भी वहीं है, चांसरी में। शायद कोई कहानी लिख रहा है, या फिर खुद ही कहानी बन गया है, क्योंकि कुछ जगहें हमारे अंदर उस हिस्से को छू लेती हैं जिसे हम सबसे पहले खो देते हैं, सुकून। और चांसरी बस वैसी ही एक जगह थी। सिंधु के पार एक अनजानी समुद्री यात्रा, एक भूली हुई दास्तान। सूरज उस दिन समुंदर के ऊपर कुछ देर ठहर गया था। 879 ईस्वी ब्रोच, आज का भरूचा नाम की एक प्राचीन बंदरगाह, जहां से व्यापार तो होता था, लेकिन कहानियां भी जाया करती थी। वहीं एक बूढ़े नक्शानविस ने अपने आखिरी दिनों में एक अजीब नक्शा बनाकर छोड़ा था। उस नक्शे में सिंधु पार एक द्वीप दर्शाया गया था, अर्धनिद्र द्वीप, जहां वक्त सोता है और आदमी जागता है। उस नक्शे के पीछे पड़ा एक नाविक था, शशांक, जो खुद भी आधे रहस्य की तरह था। कहा जाता था कि वो कभी कोई सौदा दो बार नहीं करता, और जो कुछ ढूंढने निकलता है वो या तो पा लेता है या खो जाता है। उसने 5 नाविकों को साथ लिया, एक लकड़ी की भारी नाव, और निकल पड़ा सिंधु पार। बंदरगाह पीछे छूट गई और समंदर की वो परतें खुलने लगी जो आम यात्राओं में कभी नहीं खुलती। दूसरे दिन ही समंदर का रंग बदल गया। नीला कम, चांदी ज्यादा। सूरज डूबा नहीं, बस धीमा पड़ा, जैसे खुद थक गया हो। छठे दिन उन्होंने एक द्वीप देखा। वो कोई आम टापू नहीं था। वहां पेड़ थे, लेकिन उनकी छाया स्थिर थी। हवा चलती थी, लेकिन पत्ते नहीं हिलते थे। और सबसे अजीब, वहां पक्षी तो थे, लेकिन उनकी चोंच नहीं खुलती थी। शशांक ने कहा, हम पहुंच गए हैं जहां वक्त थक चुका है और सब कुछ जागकर भी सोया हुआ है। जैसे ही वो द्वीप के भीतर गए, एक अजीब सी घड़ी की आवाज हर तरफ गूंजने लगी, टिक टिक टिक। लेकिन वो किसी घड़ी की नहीं, किसी दिल की थी, या शायद किसी याद की। वहां एक पुराना मंदिर था, आधा डूबा हुआ, आधा तैरता हुआ।
भीतर एक शिला पर लिखा था, जो यहां रुका वो कभी नहीं गया, और जो चला गया वो कभी आया ही नहीं था। नाविकों ने डर के मारे नाव की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन शशांक रुक गया। शशांक ने वहां एक लड़की को देखा, शांत, सांवली, एकदम स्थिर। उसके कपड़े उस युग के नहीं थे। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, क्या तुम खोज रहे हो या भाग रहे हो? शशांक बोला, शायद दोनों। तब तुम सही जगह पर हो, क्योंकि यहां वो सब है जो बाकी दुनिया में खो चुका है। जब शशांक लौटकर नाव पर आया तो देखा उसके सभी साथी बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखें खोखली थीं और सांसें भारी। हम वहां सिर्फ 2 दिन रहे, शशांक ने कहा, लेकिन उनके चेहरे कह रहे थे, सालों बीत चुके हैं। उन्होंने जब धरती पर कदम रखा तो वो बंदरगाह, वो दुनिया वैसी नहीं थी। भाषा बदल चुकी थी, सिक्के अनजान थे और लोग जैसे उन्हें देख नहीं पा रहे थे। शशांक अब किसी पुरानी किताब का जिक्र बन चुका है। कुछ कहते हैं उसने फिर एक बार उस द्वीप की ओर कूच किया। कुछ कहते हैं वो यहीं कहीं है, किसी और समय में, उसी द्वीप पर, उसी लड़की के साथ, क्योंकि अंत में जो खोजता है वो पाता नहीं, बल्कि वो खुद किसी और की खोज बन जाता है। वक्त की दरार, एक लड़की, एक स्टेशन, और वो जो लिखा ही नहीं गया था। आर्या दिल्ली की एक यंग इतिहास शोधकर्ता है। 27 साल की, जिद्दी, शांत और किताबों से गहरी दोस्ती रखने वाली। उसका प्रोजेक्ट था गायब होते स्टेशन, ब्रिटिश ईरा के ऐसे रेलवे स्टेशन जो किसी रिकॉर्ड में ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते, पर फिर भी उनकी कहानियां सुनी जाती हैं। एक दिन उसे एक पुरानी घड़ी मिलती है, टूटी हुई पर टिकी हुई। घड़ी के पीछे उकेरा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3, भैरव जंक्शन, 14 अगस्त 1943। पर यह भैरव जंक्शन कोई स्टेशन कभी बना ही नहीं, न किताबों में न नक्शों में। आर्या को पता चलता है कि ये स्टेशन बनारस और मुगल सराय के बीच एक सुनसान जगह पर स्थित था। अब वहां सिर्फ जंगली घास और एक टूटी हुई बेंच बची है। वो वहां जाती है, अकेली। घड़ी उसके पास है। रात के करीब 10 बजे का वक्त है। चांदनी में सब कुछ स्याह लगता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब भी वहां है, पर आसपास कोई स्टेशन नहीं। वो घड़ी को निकालती है और अचानक हवा थम जाती है। घड़ी की सुई चलने लगती है, टिक टिक टिक, और सब कुछ धुंधला हो जाता है। जब आर्या आंख खोलती है, वो वहीं है, पर अब स्टेशन पूरा है। घोड़े, सिग्नल गार्ड्स और एक अंग्रेज अफसर सब अपने रूटीन में लगे हैं। लोग पुराने कपड़ों में हैं, कहीं कोई मोबाइल नहीं, कोई तार भी नहीं। वो समझती है वो 1943 में पहुंच चुकी है। वो लोगों से पूछती है, ये कौन सा स्टेशन है? उत्तर आता है, भैरव जंक्शन मैडम। नाइट ट्रेन के आने में 30 मिनट हैं। स्टेशन मास्टर की क्लर्क, एक लड़की, सायरा, आर्या से मिलती है। वो कहती है, तुम कुछ ढूंढने आई हो ना? मैं तुम्हें जानती हूं। आर्या चौंकती है, हम कभी मिले हैं? सायरा, तुम्हारी आंखों में वही सवाल है जो उस औरत की आंखों में था, 14 साल पहले। आर्या को कुछ याद नहीं, पर उसे स्टेशन के कॉर्नर्स में कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे वो यहां पहले भी थी, या शायद यहीं की थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के नीचे एक पुरानी डायरी पाती है। उसमें एक नाम लिखा है, आर्या देवी, और तारीख 14 अगस्त 1943। पर इससे पहले कि वो पढ़ सके, स्टेशन पर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। कुछ क्रांतिकारी अंग्रेज अफसर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, और आर्या गलती से उसमें शामिल हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी उसे बचा लेता है, कहता है, तू वही है ना जिसने इस स्टेशन को 2 बार देखा है? वो बोलती है, आप मुझे जानते हैं? वो बस मुस्कुराता है। तेरा नाम वक्त की रेखा से मिटा दिया गया था, पर तेरी मौजूदगी अब भी बाकी है। जब ट्रेन आती है, सब रुक जाता है। सायरा कहती है, अगर तू अभी नहीं गई तो तू यहीं की हो जाएगी, हमेशा के लिए। पर जा रही है तो डायरी ले जा, उस औरत की जो कभी वापस नहीं लौटी। आर्या घड़ी को फिर से देखती है, सुई उल्टी चलने लगती है, और सब कुछ फिर से धुंधला हो जाता है। आर्या जागती है उसी टूटी हुई बेंच पर अब घड़ी बंद नहीं, चल रही है। वो डायरी खोलती है। पहला पन्ना कहता है, तुम लौट आई, पर क्या तुम जानती हो कि जो वक्त हमने जिया वो सपना नहीं था, या ये जो आज है यही एक सपना है। स्टेशन अब दोबारा वीरान है, पर वो जानती है भैरव जंक्शन अब सिर्फ नक्शे में नहीं, उसकी रूह में भी दर्ज है। आर्या आज भी अपनी स्टडी जारी रखे हुए है, पर अब वो सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ती,
वो उन जगहों को खोजती है जहां वक्त अब भी बहता है, उल्टा, टेढ़ा, अधूरा। कहते हैं कभी कभी वो प्लेटफॉर्म 9-3 पर फिर जाती है, और अगर तुम धड़कनों की आवाज ध्यान से सुनो तो शायद तुम भी उस दरार से गिर सकते हो।